Good afternoon, students. Welcome in the class of science. Today we are going to discuss the first chapter of our textbook, which is chapter number 7, and the name of the chapter is Atomic Theory. Atomic Theory and the periodic classification of elements. Atomic Theory and periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए चैप्टर में जो मैसेज है वो एक एटम की स्ट्रक्चर को लेके है कि किस तरह से एटम की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल पार्ट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होती है। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को अपन इस चैप्टर के ड्यूरेशन में स्टडी करेंगे कि कहाँ कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए एटम, जैसे कि नाम आ रहा है चैप्टर में एटॉमिक थ्योरी, एटम की हम सबसे पहले यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। एटम, द नेम परमाणु टू एटम वाज गिवन बाय, द नेम परमाणु टू एटम वाज गिवन बाय महर्षि कणाद। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं हिंदुस्तान हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है, तो महर्षि कणाद ने एटम को परमाणु नाम दिया। अब क्या है एटम, क्या इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या क्या कहा जाता है एटम के लिए। सबसे पहली जो डेफिनेशन मानी जाती है एटम के लिए, सुनिएगा। एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस बट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये सबसे पहली डेफिनेशन बनी और ये डेफिनेशन दी गई जॉन डॉल्टन के कॉन्सेप्ट से। जॉन डॉल्टन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एटम की डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स नहीं बनाए जा सकते हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन हमें स्टडी तो करनी पड़ेगी। यहाँ जो एरर थी उन एरर्स को फिर आगे क्या किया गया, करेक्ट किया गया, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो सक्सेस होते चलेंगे। लेकिन कुछ बातें इन मॉडल्स में भी सही प्रतीत होती हैं जिनको हम फॉलो भी करते हैं। तो डॉल्टन ने एटम की डेफिनेशन दी है, एन एटम इज एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस बट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के पहले मॉडल के साथ। और पहला मॉडल जो दिया है जॉन डॉल्टन ने, जॉन डॉल्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। जॉन डॉल्टन्स कॉन्सेप्ट of an atom। देखिएगा फर्स्ट जो पॉइंट जॉन डॉल्टन ने अपने कॉन्सेप्ट में कहा एटम के लिए, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, एन एटम इज ए, यानी कि एटम से और ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाई जा सकती है, जो कि सही नहीं। लेकिन देखिएगा स्टेटमेंट तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जॉन डॉल्टन ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था। तो कहा एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, जो कि आज नहीं है। डॉल्टन ने जब अपने कॉन्सेप्ट दिए थे तब तो था, आज नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, एन एटम इज एन इंडिविजुअल, एन एटम इज एन indivisible structure, an atom is an individual, we cannot divide it further in smallest particles, यानी इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिवाइड। अब इसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है छोटे पार्टिकल्स में। ये भी सही नहीं, आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। अगली बात जो इन्होंने कही, एक जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए हम बात करें N2 की मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, बिल्कुल मानने वाली बात है। यानी एक एलिमेंट जो है उस एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होंगे। यहाँ N2 के 2 एटम है तो
एक n में n के ही सारे के सारे एटम होंगे। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो हम कहें होमो एटमिक है, दोनों एटम सेम है, तो होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स क्या जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, बिल्कुल मानने लायक बात है। तो हेट्रो एटमिक जहां अलग अलग एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल हम देखें CO2 की, तो CO2 दोनों में कार्बन और O में दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, प्रॉपर्टी सेम नहीं है क्योंकि कार्बन की अलग फॉर्म है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट बात करें ऑक्सीजन की, O हमेशा गैसेस फॉर्म में मिलेगा, जबकि कार्बन गैसेस फॉर्म में भी है, इवन कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। मतलब जो हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिए हैं जॉन डॉल्टन ने, स्मॉलेस्ट कहा गया, इंडिविजुअल कहा गया, होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज सेम होती, बात सही है, और हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज डिसिमिलर होती, बात ये भी सही मानी जाएगी। तो कुछ बातें यहाँ भी सही हैं। अगले कॉन्सेप्ट या अगले मॉडल को देखते हैं। अगला मॉडल जो दिया है वो है आपके थॉमसन का, जे थॉमसन, और इसको कहा जाता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए क्या कहा थॉमसन ने, थॉमसन के मॉडल को एक नाम और भी देते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। देखिए क्या कहा, एक डायग्राम से इस चीज को अपन समझेंगे। थॉमसन, जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन कहते हैं कि एक एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज ठीक उसी तरह से अरेंज रहता है जैसे कि वाटरमेलन में सीड अरेंज रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम का जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी पॉजिटिव तो क्या हो गया स्फीयर, इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसी तरह से प्रेजेंट रहते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स रहते हैं, या प्लम जो स्वीट है उसके अंदर पुडिंग उसी तरह से अरेंज है जैसे हम देखते हैं कि लड्डू में ड्राई फ्रूट्स अरेंज रहते हैं। आपको सुनेगा ज्यादा बेटर, आप इसको वाटरमेलन से समझ पाएंगे। वाटरमेलन में आप देखें कि जो फ्लैशी पार्ट है रेड कलर का, उसमें ब्लैकिश सीड अरेंज हैं, सीड स्कैटर्ड हैं। ठीक उसी तरह से थॉमसन कहते हैं कि जो एटम है, एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फीयर पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से अरेंज है जैसे वाटरमेलन में सीड अरेंज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के क्या आ रही है जो कि सही मानी जाती है, थॉमसन ये कहते हैं कि एक एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेबल है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों? जब तक एक एटम न तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है न गेन करता है, तब तक वो अपने आप पर चार्ज भी गेन नहीं करेगा। किसी एटम पर चार्ज कब आएगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ थॉमसन एक जो बात कह रहे हैं, जो संदेश मैसेज जो देना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही मैसेज है कि एक एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब एक एटम पूरी तरह से न्यूट्रल रहता है। कब तक न्यूट्रल रहेगा? जब तक कि उस पर चार्ज नहीं आ जाता। और चार्ज कब तक नहीं आएगा? जब तक कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करेगा, तब तक उस पर चार्ज नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, अब रिजल्ट के तौर पे कहा जाता है दिस मॉडल वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर को बताने में ये मॉडल पूरी तरह से फेल रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है। मॉडल को एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो फैक्ट निकल के आया वो एक्सेप्टेबल है। सो माइंड इट। नेक्स्ट मॉडल रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड फुल नेम अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल ये माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इस मॉडल से हुई थी और
और उस डिस्कवरी ने हम यूँ कहें कि केमिस्ट्री में जो स्टडी थी उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया, इम्पोर्टेंट बना दिया। और वो डिस्कवरी हम बात करेंगे इस मॉडल को स्टडी करते टाइम पे, वो स्टडी थी, वो डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की। यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को करते हुए न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये बताया कि एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट है काफ़ी डेंस होता है, और डेंस होने के साथ साथ इस पे वही चार्ज होता है जिन पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट एक एटम पे की जाती है। तो बाद में ये भी पता लगा कि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज हम देखेंगे जब अपन यहाँ पे मॉडल चेक करेंगे रदरफोर्ड का। इन्होंने गोल्ड फॉइल को काम में लिया। क्यों गोल्ड फॉइल को काम में लिया, क्यों अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड जो है उसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। सॉरी देखिए मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स में ही देखने को मिलती है। मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को जहाँ थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी को अपन नाम देते हैं मैलिएबिलिटी। और मैलिएबिलिटी जो मेटल्स हैं उनका एक आउटस्टैंडिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है गोल्ड में। AU गोल्ड में सबसे ज़्यादा थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से गोल्ड की फॉइल को काम में लिया गया। अल्फा पार्टिकल्स को काम में क्यों लिया गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस माना जाता है, और हीलियम आप जानते हैं कि इनर्ट गैस है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को काम में लिया गया। तो ये बात ध्यान रखें आप। कल हम इस मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।